भारतीय संविधान के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमें टॉपिक रिवीजन करना है वो हमारा है निवारक निरोध से संबंधित अब तक के बनाई गई गतिविधियां। और साथ ही साथ जब हम पढ़ रहे थे, जो कंटिन्यू हमारा चल रहा था मौलिक अधिकार के बारे में, जिसमें हम शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और साथ ही साथ संस्कृति के शिक्षा का अधिकार जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से क्या प्रश्न अब तक पूछा जा चुका है और आपके लिए क्या पूछा जाएगा। ये हमारा भारतीय संविधान का सीरीज चल रहा है जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए निवारक निरोध से क्या समझ में आता है कि मतलब जो अभी तक रोक दिया गया है, ठीक है, यानी जो मनाही है, ठीक है। निवारक निरोध, निरोध मतलब क्या, जो नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो समय पर ना जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, आपको पता है कि 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था और उस समय ना कुछ लागू भी हो गया था, ठीक है। और पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है, समझ गए। तो तब से लेकर के अभी तक में जो बदलाव हुआ ना उसके बारे में हमको जानना है। तो देखिए निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया था, ठीक है। ये कहता है भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। तो परीक्षा पूछेगा कि पहला निवारक निरोध अधिनियम कहिए आया था 1950 में, कै तारीख के, तो 26 फरवरी 1950 को। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत के प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से न रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया, समझ गए। किंतु समय समय पर इसका ना जीवन काल बढ़ाया जाता रहा है। अंततः 31 दिसंबर 1971 को ना इसको समाप्त कर दिया, यानी निवारक निरोध अधिनियम जो 1950 में लाए थे ना 1971 में बंद कर दिए, ठीक है। अब अगला है आपका आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, इसको कहते हैं मीसा। क्या कहते हैं? लालू के ना वो बेटी के नाम है मीसा, जहिया ओकर जन्म हुआ था, ठीक है। हाँ, तो जहिया ये अधिनियम आया था ना मीसा, तो अपन बेटिया के नाम रख दिया मीसा, कला कि वही समय वो जन्म ली थी, ठीक है, समझ गए। तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में आया और 1971 में ना वो जन्म ली थी, ठीक है। तो कहता है 44वें संविधान संशोधन 1979 यानी 1979, समझ रहे हैं ना, 1979 80 में एक कम, 80 में एक कम, ठीक है। तो 1979, तब देखिए मीसा एक्ट कहिया है, 44वें संविधान संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है, समझ गए। तो आपको पूछेगा कि मीसा कानून कहिया आया था 1971 में, इसको अंत कहिया कर दिया गया 1979 में, ठीक है, यानी 79 में, ठीक है। कहता है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974 में लाया गया, ठीक है। तो पहले इसमें ना तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी। माने तस्कर क्या कहते हैं, जैसे एक देश से दूसरे देश में ना इलीगल तरीका से व्यापार करता है ना, उसको कहते हैं तस्कर, ठीक है, उसको कहते हैं तस्कर। जैसे कि अभी दूसरा देश से कोई चीज खरीद कर आप यहाँ ले आए, यहाँ पे बेच रहे हैं, लेकिन अपना ऐसे लाइसेंस ना होकर, ठीक है, तो तस्करी भेले, ठीक है, समझ गए। तो कहता है पहले इसमें ना तस्करों के लिए ना नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे ना 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर ना 2 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि अब आप ना कोई तस्कर है, कोई तस्करी करता है और उसको आप पकड़ लेते हैं ना, तो उसको ना आप 2 साल तक ना नजरबंद करके रख सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आया था कहिया 1974 में। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इन 1980 में आया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में आया था। देखिए इसमें क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में ना लागू किया गया, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जब आया 1980 में, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त सब में लागू होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है ना, तो वहां भी ये लागू है, ठीक है, समझ गए। कहता आतंकवाद एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोध कानून, इसको ना टाडा कहते हैं। क्या कहते हैं? टाडा। तो टाडा के बारे में देखिए, निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उसमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वगठित कठोर कानून था। 23 मई 1995 को ना इसको ना समाप्त कर दिया गया, यानी टाडा ना 95 से बंद हो गया, ठीक है, 1995 से बंद हो गया। तो टाडा के जगह पर ना फिर आया पोटो। क्या आया? इसका मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, ये 2001 में आया। क्या आया? इसे ना 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोडो टाडा का ही एक रूप था, जैसे पहले टाडा आया था ना, तो उसको बंद कर दिया गया, उसी के स्थान पर ना पोडो लेके आया, पोटो, समझ गए। कहता है इसके अंतर्गत 23 आतंकवादी गुटों को ना प्रतिबंधित किया गया। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचनाओं को छिपाने वाले को भी दंडित करने का ना प्रावधान किया गया।
पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटो के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह के बाद ही होगा। अगर पोटो के तहत किसी को गिरफ्तार कर लिया ना तो 3 माह के बाद अर्जी लगाएगा, ठीक है, पहले नहीं। समझ गए। कहता है पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियमित बनने के बाद पोटा हो गया, यानी आया था तो पोटो था, अब इसको बना दिया पोटा। अब पोटा का फुल फॉर्म होगा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है। और 21 दिसंबर 2004 को ना इसको ना अध्यादेश द्वारा ना समाप्त कर दिया गया, माने खत्म कर दिया गया। तो ये कुछ बातें था जो हमारे संविधान में वर्णन किया गया है, जिसको कहते हैं निवारण निरोधक से संबंधित अब तक बनाए गए गतिविधियों, ठीक है, ठीक है। तो अब इससे पहले हम स्वतंत्रता का अधिकार देख लिए थे, जो 6 प्रकार का हमको दिया गया है। और अब बनता है आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो अब हमको जानना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है, शोषण के विरुद्ध के बारे में जानेंगे और समझेंगे यहाँ से क्या आता है। सबसे पहले ना पूछे आपको कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन क्या में है, तो अनुच्छेद 23 में। अब देखिए 23 में क्या है, कहता है 23 में क्या है, अनुच्छेद 23-24 में कहता है 23 मानव के ना दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का ना प्रतिषेध है, यानी मानव का ना दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है। दुर्व्यापार समझ रहे हैं, माने खरीद बिक्री, दुर्व्यापार माने खरीद बिक्री नहीं कर सकते। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया गया श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अगर किसी व्यक्ति को आप जबरदस्ती उसको खटवाते हैं, जबरदस्ती उसको काम करवाते हैं, तो ये सब ना उल्लंघन है, ठीक है, आपको ना कड़ा सजा मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में वर्णन कहाँ किया गया, अनुच्छेद 23 में। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया अनुच्छेद 23 में। आप ना किसी का ना खरीद बिक्री नहीं कर सकते, ठीक है, समझ गए। किसी को काम कराने के बाद आप उसको मतलब उम्र कम है 14 साल तक उसको काम नहीं करवा सकते, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। अब अनुच्छेद अब यहाँ पे लिखा है जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए ना बाध्य किया जा सकता है, जैसे कि देश को सेवा जरूरी है, ठीक है, तो उसको बाधित करेगा, समझ गए, उसको बाधित करेगा जब देश को राष्ट्र को जरूरी है तब। अब अनुच्छेद 24 में क्या लिखा है, देखिए बालकों के ना नियोजन का प्रतिषेध। अब बालक जैसे कहने का मतलब नियोजन की कि बालक है ना तो उसको काम में आप नहीं ले सकते, उसको आप कारखाने में नहीं खटवा सकते, ठीक है। तो कहता 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चों को ना कारखानों, खानों और अन्य किसी जोखिम भरे कामों में ना नियुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बालकों के नियोजन से का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 परीक्षा में पूछेगा, बालकों के नियोजन के लिए प्रतिषेध का वर्णन क्या है, अनुच्छेद 24 में, ठीक है। अनुच्छेद 23 में कहती है मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम, परीक्षा में पूछता है, दोनों को याद रखिए, ठीक है। इसके बाद हमको जानना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना, तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ना कोई भी धर्म मान सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ना हमारे संविधान में ना इसके बारे में वर्णन किया गया है और हमें ना दिया गया है इसके लिए राइट्स, ठीक है। तो कहता है अनुच्छेद 25 अंतःकरण की ओर और धर्म के बलात् रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, कि आप कोई भी धर्म ना मान सकते हैं, कोई भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए आपको मनाही नहीं है, ठीक है। तो पूछेगा धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद का है 25, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका ना प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। तो आपको ये अधिकार दिया गया अनुच्छेद 25 के तहत, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। कहता है व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है, यानी कि जो व्यक्ति जो धर्म को मानता है उस धर्म को पूरा करने के लिए जो प्रतिक्रिया करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा ना, वो कार्य करने के लिए ना उसको छूट है, ठीक है। वो शांतिपूर्वक ढंग से सभी के मेल जोल से वो ये काम को कर सकता है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 27 में क्या है, पता है किसी भी राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसका ना आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दिया गया हो। तो इसी ना तुम लोग के घर में आए चंदा मांगने का 5,000 एक लाओ, 5,000 एक लाओ, 10,000 एक लाओ, अरे भाई चंदा कहाँ से देगा, जितना चंदा वो तो 10,000 कमाबो नहीं करता, उसको तो 10,000 मांग रहा है, 5,000 मांग रहा है, उसको 10,000 5,000 होता है तो अपना घर परिवार ठीक से नहीं चलाता, हाँ तो कहेगा ना इतना देवे के पड़ता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 27 में किसी भी राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, उसको जो खुशी है वही देगा, आपको जबरदस्ती नहीं लेना है, ठीक है। तब बाध्य नहीं कर सकते जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए ना विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो, यानी कि कहने का मतलब कि कोई
आप उससे जबरदस्ती धन नहीं ले सकते किसी धर्म में लगाने के लिए, किसी धार्मिक कार्य के लिए, ठीक है। जो खुशी से दे देगा वो आपको लेना है, ठीक है, तो गर्दन काट दीजिए उसको, ठीक। कहता है अनुच्छेद 28, राज विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कि अगर कोई राज्य का स्कूल है, कोई सेंटर का स्कूल है, तो उसमें ना कोई धर्म का शिक्षा नहीं देना है आपको। आपको ऐसा शिक्षा देना है जो सभी को काम आए, धर्म के बारे में उसमें नहीं पढ़ाना है। पहले जो आप देखते थे उर्दू स्कूल चलता था जिसमें उर्दू में सब चीज पढ़ाता था, उसमें विज्ञान नहीं था, खाली उर्दू 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 मैंने कुरान पढ़ाता था। अब सब बंद करवा दिया, ठीक है, कि आपको धर्म का शिक्षा नहीं देना है। पैसा लेते हैं आप सरकार से, हाँ, तो बच्चा के विकास के लिए ना दीजिएगा, जिससे बच्चा का दिमाग बढ़े, अपना देश के डेवलप करे, साइंस पढ़ाए, ठीक है, साइंस को समझे, ठीक है, उसको धर्म के बारे में पढ़ाइएगा। आप पैसा लीजिएगा सरकार से, भारत सरकार से, बिहार सरकार के। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि राज्य विधि से पूर्ण पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी धर्म का शिक्षा वहां पे नहीं देना है आपको, ठीक है। ऐसे शैक्षणिक संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बालात सुनने बाध्य नहीं कर सकती, माना जबरदस्ती उसको नहीं कर सकती कि चलो इसमें सुनने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा स्कूल है, स्कूल में बच्चा से पढ़ता है, उसको तुम जबरदस्ती नहीं कह सकते कि चलो इसमें शामिल हो जाओ, ठीक है, या इसको सुनने के लिए चलो, उसको मन है तो सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा, सब उसके इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। अब आगे आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है इसको जानिए, ठीक है। कहता है अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यक किसको कहते हैं? जिसकी संख्या यहाँ पे ना कम है, मतलब जिसकी जनसंख्या यहाँ पे कम है, तो उसको कहते हैं अल्पसंख्यक, समझ गए। कहता कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपना भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर न उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, ठीक है। तो कहता है कि तू ई धर्म के है, ई जाति के है, हाँ, तुमको इसमें एडमिशन नहीं होगा, सीट फुल हो गया, ऐसे कह देता है ना, बना मार देता है। लेकिन यहाँ पे सरकार कहता है कि नहीं, अब उसको तुम नहीं रोक सकते, उसके लिए अलग अलग सीट प्रावधान किया गया, ठीक है, कि इससे है तो इतना सीट, इससे है तो इतना सीट, और उसको ना दाखिला लेना है आपको। तो यहाँ पे कह रहा है कोई भी अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम है वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर न उसे किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता कि तू इस धर्म के है, इस जाति के है, तुमको एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये नियम बनाया गया है हमारे अनुच्छेद 29 में, इसके बारे में वर्णन है अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों की रक्षा के लिए, ठीक है। अब आगे कहता है यहाँ पे वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। लेकिन ना मुस्लिम ना अल्पसंख्यक नहीं है, यह बहुसंख्यक हो गया। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तब उस समय था, लेकिन तैया से ही तो चलते आ रहा है, इसलिए इसको इसमें रखा हुआ है, ठीक है, समझ गए। लेकिन इस सबको बदलना चाहिए, लेकिन समझता नहीं है। लेकिन पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, ये सब, जैन, ये सब अल्पसंख्यक, इसका संख्या घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, समझ गए, इसके ओर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कहता अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने हेतु 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री 14 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया था, ताकि आप मदद कीजिए अल्पसंख्यक को, तब ना उसका विकास होगा, तब ना वो आगे बढ़ेगा, पोषित होगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया था अल्पसंख्यक के लिए 2005 में। कहता अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, यानी अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए शिक्षक मतलब संस्थान खोल सकता है, ठीक है, उसमें पढ़ाई व्यवस्था कर सकता है। कहता है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे ना अनुदान देने में कोई भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। जैसे कि कोई अल्पसंख्यक समूह है तो वो अपने संख्या को बढ़ाने के लिए ना, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ना वो स्कूल खोल सकता है, और जब स्कूल खोलेगा ना तो सरकार ना उसको पैसा देगा कि लीजिए आप इसको बढ़ाइए, आप अपने संख्या को बढ़ाइए, आप अपने लोगों को शिक्षित कीजिए, ठीक है। तो अल्पसंख्यक को ना अनुच्छेद 23 के तहत ना शिक्षण संस्थान स्थापित करने का ना उसको ना अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब आगे आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और जानेंगे वहां से क्या प्रश्न आपके लिए बनता है, ठीक है।